नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2022 में पूछे गए कंप्यूटर शिक्षा प्रश्न पत्र के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। आउटपुट का माध्यम कहने का मतलब कि जब आप कंप्यूटर पर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोसेसिंग के बाद से कंप्यूटर जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा वो किस माध्यम से देगा। तो देखिए, या तो आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दे सकता है या तो आप उसको प्रिंट आउट के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। आउटपुट डिवाइस किसे बोलते हैं? जिसके माध्यम से हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर जो भी प्रोसेसिंग करता है वो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जो निर्देश दिए जाएंगे, जिस भी माध्यम से दिया जाएगा उसे इनपुट डिवाइस बोलेंगे। और जिस माध्यम से कंप्यूटर हमें रिजल्ट को देगा, चाहे वो स्क्रीन पर दिखा करके या फिर प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके, तो उसे आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? आउटपुट का माध्यम पूछा गया है। तो देखिए, पहला दिया गया स्कैनर। स्कैनर में हम लोग क्या करते हैं? स्कैन करते हैं इमेज को। स्कैन करना यानी कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। प्रश्न हमसे आउटपुट के बारे में पूछा गया तो उत्तर नहीं होगा। माउस क्या होगा? माउस से हम लोग क्लिक करके इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से भी हम लोग टाइप करके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा। आउटपुट की अगर बात करें तो देखिए, प्रिंटर यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पहला विकल्प दिया गया है विंडो। विंडो क्या होता है? मान लीजिए ये कंप्यूटर स्क्रीन है, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन में अगर आपने एक से ज़्यादा फाइल खोली है या फिर एक से ज़्यादा आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि ऊपर देखेंगे इस प्रकार से ये छोटे छोटे विंडोज बन जाते हैं। और मतलब कि जितने ज़्यादा आप खोलेंगे उतने ज़्यादा बन जाएंगे। और इस पर क्लिक करके आप इस वाले फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, इस पर क्लिक करके इस वाले फाइल को। तो एक से ज़्यादा फाइल को ओपन करने पर या फिर एक से ज़्यादा वेबसाइट को एक्सेस करने पर अलग अलग एक तरीके से छोटे छोटे यहाँ पर आइकन बन जाते हैं। इसी को विंडो बोलते हैं। प्रत्येक जो अलग अलग होगा वो अलग अलग विंडो के तौर पर जाना जाएगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड की बात की जा रही है, ना कि अलग अलग फाइल की बात की जा रही है, ना ही अलग अलग फोल्डर की बात की जा रही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फ्रेम भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, डेस्कटॉप। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ होता है। तो हार्डवेयर का मतलब कि जिसे हम लोग छू सकें या फिर महसूस कर सकें। देखिए, कंप्यूटर में 2 प्रकार के पार्ट होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे ना तो आप छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, लेकिन जो आपके हार्डवेयर होते हैं उसे आप छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इसके अलावा आपका सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया। ये सब क्या बोले जाएंगे? ये सब आपके भौतिक पुर्जे बोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, भौतिक पुर्जा इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की बात करें, अनुदेश। अनुदेश यानी कि जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या उसे आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। बैच सिस्टम, बैच सिस्टम को भी आप छू नहीं सकते। उसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज की मैं बात कर रहा था, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, इसके अलावा उबंटू हो गया, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या आप इसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते, ये एप्लीकेशन होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 भौतिक पुर्जा, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुंजी पटल का दूसरा नाम है। तो कुंजी को अंग्रेजी में की बोला जाता है। जैसे कि चाबी को आप क्या बोलते हैं? की बोलते हैं ना, तो उसी चाबी को कुंजी भी बोला जाता है। तो कुंजी, आप देखिए विकल्प में दिखेगा आपको, कीबोर्ड बोला जाता है कुंजी पटल को, इसी को कीबोर्ड बोलते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी की बॉक्स नहीं होगा, की लैन नहीं होगा, मॉनिटर भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कीबोर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो साइंटिफिक मोड जो होता है वो कैलकुलेटर का भाग होता है। कैलकुलेटर में अगर आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो उसमें उसी एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि साइंटिफिक मोड करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि इंजीनियरिंग में जो कैलकुलेटर यूज किया जाता है उसमें भी साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसका भाग है? कैलकुलेटर, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी एमएस पेंट नहीं होगा, नोटपैड नहीं होगा, और ये तो गलत ही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। छठा प्रश्न पूछा गया है, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? तो किसी भी नए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हुए, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, इसके अलावा
CD हो गया, DVD हो गया, इसमें वो जो नया सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है वो डाउनलोड होता है और उसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, पीसी में, लैपटॉप में। और दूसरा तरीका हो सकता है कि इंटरनेट का यूज करते हुए जिस भी सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना है उसको सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमें डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करेंगे तो वो हमारे हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा, उसके बाद से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के दो तरीके हो गए। पहला सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि पेन ड्राइव, DVD, CD के माध्यम से, और दूसरा इंटरनेट के माध्यम से। अगला प्रश्न पूछा गया है लाइट पेन क्या होता है। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। जैसे आपका माउस काम करता है पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर किसी भी दिए गए बटन को क्लिक करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए, उसी प्रकार से जो लाइट पेन होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका आकार एक पेन की तरह होता है, इसीलिए इसको लाइट पेन कहते हैं। ठीक है, और इस पेन से स्क्रीन पर टच करके क्लिक किया जाता है और ठीक ये उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि हम स्क्रीन पर माउस के द्वारा क्लिक करके काम करते हैं। ठीक है, और इसमें एक बटन होता है जिसकी वजह से ये पेन एक्टिव होता है, यानी कि आप ऑन कह सकते हैं। इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक नंबर का प्रश्न है, तो आप लिख सकते हैं कि लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर की दो उपयोगिताएं लिखिए। इसमें पहला उपयोगिता आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग जो होता है वो गणना करने में किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े गणना करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हैं कि सॉफ्ट रूप में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज जो फाइल है, जो पेज में डॉक्यूमेंट है, वो कुछ साल बाद खराब हो जाएगा, सीलन की वजह से या फिर दीमक की वजह से वो खराब हो सकता है, लेकिन जो सॉफ्ट फाइल है वो सालों साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरा उपयोग लिख सकते हैं कि फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए, सॉफ्ट फाइलों को, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं स्कूलों में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों को शिक्षा देने के क्रम में। इसके अलावा आप लिख सकते हैं मैनेजमेंट में इसका उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के जरूरी दस्तावेजों को तैयार करने में, जैसे PPT फाइल हो गया, इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट फाइल जो होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके उपयोगों के बारे में लिख सकते हैं। कोई भी दो आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है बाइट क्या होता है। तो देखिए, जो 0 और 1 होता है, कंप्यूटर सिर्फ इसी की भाषा को समझता है, मशीनी भाषा इसे बोलते हैं। और जो 0 या फिर 1 इसे एक बिट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, एक जो 0 या फिर 1 होगा उसे बाइनरी डिजिट बोलते हैं, और यही 8 बाइनरी डिजिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर में सेव है, 0 1 0 0 1 0 1 0, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल ये 8 हो गया। एक बिट जो है, एक डिजिट जो है वो एक बिट को दिखा रहा है, और टोटल 8 कलेक्शन ऑफ बिट मिलकर के एक बाइट को दिखाते हैं। तो आप इस प्रकार से उदाहरण देकर के लिख सकते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो मशीनी भाषा को समझता है, 0 और 1 के लैंग्वेज को समझता है, और एक जो ये डिजिट होता है 0 या फिर 1, इसे बिट बोलते हैं, और 8 बिट के कलेक्शन को ही एक बाइट बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया के बारे में आप लिख सकते हैं कि मल्टीमीडिया जो होता है वो टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो आदि का मिला जुला रूप होता है, जिन्हें कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप मल्टीमीडिया के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो ईमेल का पूरा नाम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और मेल का मतलब क्या होता है? चिट्ठी होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग पहले भौतिक रूप से चिट्ठी भेजते थे एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा दूसरे व्यक्ति विशेष को, तो उसी चिट्ठी को अब सॉफ्ट कॉपी के रूप में ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है, जिसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति विशेष से दूसरे व्यक्ति विशेष को भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इसी चिट्ठी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को ही ईमेल कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया है CPU के भाग एवं कार्यों को बताइए। तो CPU के भाग की अगर बात करें तो टोटल इसमें 3 भाग होते हैं।
ठीक है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू बोलते हैं, दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू बोलते हैं, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, पूरे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम ये करता है। ठीक है। एएलयू की बात करें तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं उसके लिए एएलयू जिम्मेदार होता है। और मेमोरी यूनिट की बात करें तो ये चीज़ों को स्टोर करके रखने के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था इनके कितने भाग हैं, तो 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, और इनके कार्यों को आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है एमएस पावर पॉइंट क्या है। तो एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का एक भाग है जो सरलता से स्लाइड शो बनाने में सहायता करता है। तो एमएस पावर पॉइंट ये पीपीटी बनाने के काम में आता है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके माध्यम से हम लोग स्लाइड बनाते हैं और प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर का एक जंजाल जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। और इसमें पूछा गया कि इसमें सर्वर की क्या भूमिका है। तो देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर जिस प्रकार से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो जो हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आप मोबाइल में गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा जहां से आपको रिजल्ट निकाल करके देता है। तो मान लीजिए ये आपका मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है, तो आप गूगल से सर्च कर रहे हैं, तो ये गूगल का एक सर्वर होगा जहां से आपका इंफॉर्मेशन फेच करके आपको दे रहा है। आपने इसको इंस्ट्रक्शन भेजा कि मुझे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर पेपर को सर्च करना है। आप सर्च करेंगे तो उसमें यूट्यूब से भी रिलेटेड वीडियो आएंगे, उसके अलावा आपका किसी वेबसाइट पर भी आपको खोल करके दिखाएगा। यानी जो सर्च इंजन होता है, जो गूगल पर आप सर्च कर रहे हैं, उसका काम बस इतना होता है कि जहाँ जहाँ वेबसाइट पर या फिर जहाँ भी यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी आपके जो टैग वर्ड्स आपने लिखे हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर पेपर, तो जहाँ पर भी ये टैग वर्ड यूज किया गया होगा, चाहे वो यूट्यूब का हो या फिर अन्य किसी वेबसाइट का, सभी के रिजल्ट आपको ओपन करके देगा। ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, तो ये इस सर्वर के मदद से होता है कि जो टैग वर्ड आपने लिखा वो इस सर्वर में टैग वर्ड के रूप में सेव है। और जिस प्रकार से आप किसी बंदे को, आप ऐसे समझिए, जिस प्रकार से आप किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जिससे आप पहले मिल चुके हैं, तो आप उसको कैसे पहचानते हैं। आपका माइंड, सबसे पहले आप जिसे देख रहे हैं वो आपकी आंख जो है वो उसकी इमेज आपके माइंड को सिग्नल भेजता है। और जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो भी आप इमेज देखते हैं वो एक फोल्डर के रूप में सेव हो जाता है जिसमें उन्होंने स्कीमा बोला था। यानी कि जो इमेज आप प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं किसी आदमी का या फिर किसी आदमी को देख रहे हैं, तो उसका इमेज आपकी आंख आपके स्कीमा को भेजेगा और स्कीमा से कंपैरिजन होकर के आपका माइंड आपको सिग्नल भेजता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ये पर्सन है, इनका नाम ये है। इसी प्रकार से जो सर्वर काम करता है वो भी यही काम करता है। सबसे पहले आप जो टैग वर्ड लिखें वो टैग वर्ड सर्वर पर जाता है कि इससे संबंधित रिजल्ट वो आपको फिर फेच करके देता है। ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो इसमें सर्वर की क्या भूमिका है, तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि जो कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं वो डेटा को फेच करके यूजर तक पहुंचाने का काम करता है सर्वर। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मीडिया प्लेयर, देखिए मीडिया में आपका मल्टीमीडिया के अंतर्गत आप जैसे वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, इन सब की बात करते हैं। और प्लेयर मतलब कि जो मीडिया को प्ले करने वाला हो। ठीक है। तो जो वीडियो, ग्राफिक्स और ये सभी चीज़ों को प्ले करने वाला एक तरीके से एप्लीकेशन है, उसे ही हम लोग मीडिया प्लेयर कहते हैं। तो इसका प्रयोग हमसे पूछा गया था किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग वीडियो को प्ले करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट के माध्यम से ही हम सर्च इंजन के माध्यम से किसी भी रिजल्ट को इंटरनेट पर सर्च करते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं उस पर वीडियो कॉल की जो फैसिलिटी है या फिर अन्य डीओ एप्लीकेशन के माध्यम से जो आप वीडियो कॉल करते हैं, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया साइट्स को आप यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी के लिए इंटरनेट हमें एक्सेस करने की सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो ये इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो इस प्रकार की आप सेवाओं का वर्णन कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका
जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं होगा या फिर कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे कि विंडोज हो गया, विंडोज 98 था, विंडोज 2010 हो गया, 2007 हो गया, अगर इस प्रकार का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, तो वो जो यूजर है जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है और जो डिवाइस है, हार्डवेयर है, उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करने का काम करता है। ठीक है। तो पहला वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, ऑन नहीं हो सकता, उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना सिस्टम तो ऑन हो जाएगा, रन भी करेगा, लेकिन किसी विशेष कार्य के लिए इनको डिजाइन किया गया रहता है। जैसे कि अगर आप MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस में कई सारे अलग अलग फिर से एप्लीकेशंस दिए गए हैं, यानी ये बंच ऑफ एप्लीकेशंस है। ठीक है। जिसमें आपका MS वर्ड आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS पेंट आता है। तो अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो MS पेंट का यूज करेंगे। अगर आप पावर पॉइंट PPT बनाना चाहते हैं तो आप MS पावर पॉइंट का यूज करते हैं, और अगर आप वर्ड से संबंधित काम करना चाहते हैं तो MS वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि विशेष कार्यों के लिए ये इस एप्लीकेशन डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और इनके बिना भी कंप्यूटर रन कर सकता है और सिस्टम ऑन हो सकता है। और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में लिखेंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न है, आपको पूरा डिटेल में लिखना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निजी PDF और वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। तो देखिए यहां पर पर्टिकुलर किसी वेबसाइट या फिर पर्टिकुलर यूट्यूब के बारे में हमसे नहीं पूछा गया कि किस प्रकार से आप वीडियो को अपलोड करेंगे। तो आप जनरल एक वेबसाइट को आइडिया मान करके इसका उत्तर देना होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे कि जिस भी वेबसाइट पर हमें PDF फाइल या फिर वीडियो को अपलोड करना है उस वेबसाइट को सबसे पहले एक्सेस करेंगे, यानी उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसके बाद से वेबसाइट पर अपलोड का एक बटन होता है, इस अपलोड बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारी फाइल कहाँ पर है उस लोकेशन पर ले जाने के लिए कंप्यूटर हमसे इंस्ट्रक्शन मांगेगा। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर लोकेशन में जिस फोल्डर में हमारा PDF फाइल या फिर वीडियो है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा और वीडियो कंप्लीट होने के बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, योर वीडियो और योर PDF हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद से हमारा पूरा जो वीडियो है या फिर जो PDF है वो अपलोड हो चुका है। ये पूरे आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से लिखेंगे, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप DLED प्रथम वर्ष प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।